ओके। अच्छा देखो, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। मैंने बोला था कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर हम लोग प्रोटॉन्स की बात करते हैं तो प्रोटॉन्स को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन को आपको पता है E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Z और P और E ये तीनों क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ P एंड वैल्यू ऑफ E। हाँ क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही है? अभी तुम सुनोगे तो आवाज आएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ P एंड वैल्यू ऑफ E जो होता है वो उसकी वैल्यू सेम होती है, ये कहने का मतलब है। अब उसके बाद हमने बोला था कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स या फिर उसको बोलते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक। अगर हम लोग आइसोटोप्स की बात करते हैं तो आइसोटोप्स जो होता है उसमें सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, कार्बन के 6C12, 6C13, 6C14, हाइड्रोजन का 1H1, 1H2 एंड 1H3। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आइसोबार्स की, तो आइसोबार जो होता है उसमें उल्टा होता है आइसोटोप का, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हमने एग्जांपल दिया था आपको 6C14 एंड 7N14, 6C14 एंड 7N14। यहां पर एटॉमिक मास जो होता है वो सेम है ना भाई। ऊपर वाला क्या होता है? एटॉमिक मास। नीचे वाला क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ZXA। किसी भी एटम का जो कंपोजिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिड। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लिड बोलते हैं। मतलब इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो न्यूक्लिड होगा, मतलब इसको न्यूक्लिड बोलेंगे हम लोग। एक्स का मतलब कोई एलिमेंट है। एक्स का मतलब क्या है? कोई एलिमेंट यहां पे हो सकता है। और Z क्या होता है उसका? एटॉमिक नंबर। आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर दिख रहा है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, तो यहां पे 6, 7। एटॉमिक नंबर डिफरेंट बट एटॉमिक मास सेम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। ठीक है, आवाज आ रही है? आइसोबार्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। अब उसके बाद मैंने बोला कि आइसोन्यूट्रॉनिक या फिर उसको आइसोटोन्स, आइसोटोन्स या फिर आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होता है? अगर हम लोग बात करें आइसोटोन्स की या आइसोन्यूट्रॉनिक की, कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोन्यूट्रॉनिक या फिर आइसोटोन्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि यहां पर क्या है? फाइव B11 और 6C12, 5B11 और 6C12। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इन दोनों में न्यूट्रॉन्स सेम है। कैसे पता चलता है न्यूट्रॉन? अगर हम लोग एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो वहां पर न्यूट्रॉन्स आता है। ठीक है, जैसे 11 - 5 करोगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 6। 12 - 6 करो कितना आएगा? क्या दोनों में वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? हाँ सेम है, 6, 6। अगर जब कोई वैल्यू ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं?
आइसोटोन्स। क्या बोलते हैं उसको? आइसोटोन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स। ये हमने देख लिया। यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो हमने आपको ये बताया था कि A इक्वल टू क्या होता है? P प्लस एन होता है, बताया था ना? A इक्वल टू P प्लस एन। कहने का मतलब जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सम होता है। मास नंबर जो होगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सम होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इन दोनों का सम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। मोल कॉन्सेप्ट में हमने इसकी बात की थी, अगर आप आए हो तो आपको याद होगा। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। और क्या बताया था, कुछ याद है आपको? हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब होता है सेम। अगर कभी भी कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, अरे आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट का बनता है ना, डिफरेंट एलिमेंट का थोड़ी आइसोटोप बनेगा। जैसे मैं कार्बन के आइसोटोप की बात करता हूं तो 6C12, 6C13 और 6C14 की तो बात करूंगा, तो उसमें कार्बन ही है ना तीनों में, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर चेंज तो हो ही जाएगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं 1s1, 1s2, 1s3, तीनों में हाइड्रोजन ही रहेगा, कोई दूसरा एलिमेंट नहीं आएगा। तो अगर सेम एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर भी सेम ही रहेगा। तो ऑल आइसोटोप्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सेम बात है, सही बात है। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट नहीं है, ये बस समझ लेना आप। ठीक है, उसके बाद अगले लास्ट लेक्चर में आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गया, आइसोटोन्स हो गया, और हमने क्या देखा था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हमने आपको बताया था कि ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स की हमने बात की थी। रुको जरा, तो वहां पर हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड में मूव करता है, ये तो पता ही है आपको। और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसकी क्या एनर्जी है, किस एनर्जी से मूव करता है, ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर उस लगातार मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे सेम तो रहेगी नहीं, वेलोसिटी कहीं ना कहीं चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होने की वजह से एक्सीलरेशन होगा वहां पे। ये पॉइंट वो डिसाइड नहीं कर पाए थे, बता नहीं पाए थे। दूसरी बात, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको पता होगा 2n² के थ्रू होता है ना, 2n² के थ्रू। यहां पर n क्या है? नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल, ये हमने बताया था 2, 8, 18, 32, आपको मालूम है, जानते हैं हम। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे रदरफोर्ड के, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। दूसरी बात हमने बताई थी कि आपको रेडिएशंस जो होती है या कोई भी पार्टिकल है वो वेव के जैसे बिहेव करता है, बताया था आपको। वेव जो होता है वो कुछ हमने आपको ऐसे बताया था, अगर आपको याद हो तो। हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो होगा वेव का, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रेस्ट। कुछ बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। और उसके बाद वेव का जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रफ। ट्रफ। और अगर हम लोग 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस अगर बताते हैं तो उसको वेवलेंथ कहा जाता है ना। कहने का मतलब ये है 1, 2, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको वेवलेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इनिशियल पॉइंट से लेके मैक्सिमम हाइट
मतलब वेव का जो मैक्सिमम हाइट होगा उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप खींचो और खींच के छोड़ दो, तो उसमें जितना आपने देखा होगा वो वाइब्रेट करता है, देखा है आपने, वाइब्रेट करता है वो। तो मैक्सिमम जितना उसको आप डिस्प्लेस कर सकते हो क्या बोलते हैं उसको, एम्पलीट्यूड। मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है जितना ज्यादा हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो यहां पर क्या हुआ कि ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। उसके बाद हमने और क्या बताया था, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, एक सेकेंड में, एक सेकेंड में जितना वाइब्रेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी बोली जाती है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज, HZ। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज या फिर सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। ठीक है। और क्या बताया था, वेव नंबर, वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं ना। न्यू बार क्या होता है, यही होता है 1/λ, बोलो। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर। अगर हम लोग वेवलेंथ की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। क्लियर है। और कुछ बताया था, और कुछ बताया था, सॉरी, फोटोन। अच्छा, मैंने एक बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर आपको याद हो तो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लो कोई मेटल का सरफेस है और उस पर कोई सोर्स ऑफ लाइट पड़ रही है। आपको पता है कि जो एनर्जी होती है सनलाइट में, उसमें मिलियंस बिलियंस होते हैं पार्टिकल्स। तो एनर्जी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको फोटॉन्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, फोटॉन्स। हमने आपको E=h बताया था, बताया था, नहीं बताया था। E जो होता है वो एनर्जी होती है, और H जो होता है इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक, मैक्स प्लैंक जो है वो साइंटिस्ट का नाम था, तो उन्होंने बताया था। H जो होता है क्या बोलते हैं इसको, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक, प्रैंक नहीं, प्लैंक। और न्यू जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अभी तो बताया था, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, न्यू इक्वल टू सी लेमडा, न्यू इक्वल टू सी इंटू लेमडा, यहां पर बताया था मैंने। तो यहां पर न्यू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा। अच्छा, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, ये है स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा जो है वो वेवलेंथ है। और कुछ बताया था, और कुछ बताया था, नहीं। आगे चलते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन।
लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एटम, मॉलिक्यूल या फिर कोई भी पार्टिकल, हेलो, अगर कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या फिर पार्टिकल एनर्जी गेन करता है एनर्जी का मतलब मान लो किसी पार्टिकल पे सनलाइट पड़ती है तो वो क्या होता है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आती है, कुछ ना कुछ पार्टिकल में क्या आती है, मूवमेंट आती है। उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्साइटेशन। वो एक्साइट होता है। किसी भी पार्टिकल में अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो, अरे मुस्कुराने की बात नहीं भाई, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। कहने का मतलब कोई पार्टिकल है, अगर वहां पे सनलाइट पड़ रही है तो वो क्या होता है, थोड़ा सा वो उसके अंदर मूवमेंट होती है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड। क्या बोलते हैं उसको? एक्साइटेड। जैसे मान लो कोई प्रिज्म है, जानते हो ना? तो यहां पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट आती है, लाइट में जो होता है वो बहुत सारे कलर्स होते हैं, एक कलर नहीं होता। बट हमको दिखता है क्या, वो एक पर्टिकुलर कोई एक कलर दिखता है। उसका रीजन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट में कलर बहुत सारे होते हैं, सारे कलर होते हैं। बट एक पर्टिकुलर एक कोई सिंगल हमको उसका जो कलर होता है वो दिखता है। उसका रीजन क्या है? हाँ, सनलाइट की बात कर रहा हूं। जो सोर्स ऑफ लाइट है, सनलाइट की बात कर रहा हूं, उसमें सारे कलर होते हैं बट हमको कोई एक कलर दिखता है। जो कलर दिखता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इंटेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो कलर हमको दिखता है। ठीक है, तो आप नोट करिएगा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। आगे चले, नोट करिए। when a substance when a substance is irradiated when a substance is irradiated with light, it absorb energy, atom, molecules or ion, atom, molecule or ions, atom, molecules or ions which have atom, molecules or ion which have absorbed radiation are said to be excited. When an excited species gives away the absorbed energy,
in the form of radiation, in the form of radiation, in the form of radiation. The process is called emission of radiation. The process is called emission of radiation. The recorded spectrum, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? बहुत सारी लाइट्स आती है ना, सोर्स ऑफ लाइट्स, इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं. द रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम ऑफ द, यस, द रिकॉर्डेड स्पेक्ट्रम ऑफ द, ऑफ दिस लिखिएगा, दिस इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां पर हाइड्रोजन के इमिशन स्पेक्ट्रम को 5 साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था. उसको क्या क्या बताया था, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. जैसे मान लीजिए ये नंबर ऑफ शेल है, नंबर ऑफ शेल n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, ठीक है. ये सेकेंड नंबर ऑफ शेल है, n इक्वल टू 2. ये थर्ड नंबर ऑफ शेल है, n इक्वल टू 3. ये 4 नंबर ऑफ शेल, ये 5th नंबर ऑफ शेल, और ऐसे ऐसे करके मान लो वो डॉट डॉट कहां पर गया, इनफाइनाइट पे गया, n इक्वल टू इनफाइनाइट. कभी भी एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर उसने n इक्वल टू 1 बोला हुआ है, n इक्वल टू 1, तो उसको हमेशा बोलते हैं ग्राउंड स्टेट. क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड स्टेट. इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट. n इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट. लेकिन अगर उसने बोला कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो वहां पर n की वैल्यू क्या लिखोगे आप? 2. भाई 1 क्या होता है? ग्राउंड स्टेट. अगर वो एक्साइट करता है तो यहां पर क्या जाएगा? अगले नंबर ऑफ शेल पे जाएगा. तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? n इक्वल टू 2. क्या बोलोगे आप? अगर कहीं कोई बोला जाए कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब नंबर ऑफ शेल कौन सा, क्या बताओगे? n इक्वल टू 2. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. क्या नाम है आपका? वीना. वेरी गुड. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. इसको क्या बोलेंगे? n इक्वल टू 2. अगर बोला गया कि सेकेंड, एक मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था, कुछ याद है आपको? क्या? एक टूथपेस्ट का प्रचार आता है, आपने देखा होगा, ऐड आता है टीवी में, बहुत पहले आता था, रणवीर सिंह का, मैक्स फ्रेश जेल वाला, है कि नहीं? ताजगी है इन हवाओं में, उड़ने लगता है वो. एकदम ऐसे बैठा करो, मतलब उड़ना नहीं भाई, लेकिन एकदम फ्रेश माइंड से बैठना चाहिए. देखो जैसे वहां पर 4 लोग बातें कर रहे हैं. नहीं सर. क्या? कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ऐसे करके बैठोगे तो वो चीजें आप, हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है, वो कंसंट्रेशन बनता है क्या? तो फिर इसीलिए किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपका माइंड जो होना चाहिए बहुत ही फोकस होना चाहिए. तो मैंने आपको ये बोला कि यहां पर अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपको बताना है तो n इक्वल टू 2. अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है तो क्या होगा?
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? एंड सो ऑन, ऐसे करके। कहने का मतलब यह है कि जो भी एक्साइटेड स्टेट आपको बताना है, आप n की वैल्यू में क्या करो? +1 करो। सेकेंड बोला है तो n इक्वल टू 3, थर्ड बोले तो n इक्वल टू 4, क्योंकि पहला जो होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, तो ग्राउंड से ही तो जाएगा ना ऊपर वो। अब उसके बाद होता क्या है कि 5 टाइप के साइंटिस्ट थे, 5 टाइप मतलब 5 लोग थे। यहां पर क्या होगा, जैसे वो 4 बैठे हैं, 5 इधर भी 5 है, 5 से ज्यादा है वैसे। तो यहां पर क्या था, उन्होंने ये बोला कि अगर कोई भी एनर्जी, मेरी बात ध्यान सुनो, लाइमन, बामर, पाशन, पी फंड एंड ब्रैकेट, ये 5 नाम था। क्या नाम था? मैं लिख के बता रहा हूं, मैं लिख के बता रहा हूं। मैं लिख रहा हूं यहां पे लाइमन सीरीज, हाँ, बामर सीरीज, पाशन, ठीक है, पी फंड एंड ब्रैकेट। अच्छा एक बात ध्यान देना, अच्छा पहले हो गया क्या, बाद में? अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अरे ये क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाता है, तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मेरी बात ध्यान सुनो, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाएगा तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लीजिए ये सीटी बैच के स्टूडेंट हैं, इनको थोड़ा सा और हाई क्लास में बैठाया जाए, मान लो जेई में बैठाया जाए, तो कुछ चीजें क्या होगा कि ये सीख के तो आएंगे ही, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं सीखेंगे, सीखेंगे ना। जैसे एग्जाम्पल है, तो ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीख के वहां से आई है, कुछ के काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ सीखा होगा। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कोई हाई क्लास का बच्चा है और उसको किसी लो क्लास में बैठाया जाए तो क्या होगा? इजी लगेगा। इजी लगेगा मतलब क्या है, वो फटाफट आगे आगे बताने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने पढ़ा होगा ना। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने पहले से पढ़ रखा है और उसको किसी ऐसी क्लास में बैठाया गया जिसमें बहुत हल्की चीजें पढ़ाई जा रही है, मान लो बहुत छोटी चीजें पढ़ाई जा रही है, तो क्या होगा कि वो फटाफट, हाँ मतलब बोर तो होगा और कुछ चीजें बताएगा, जल्दी जल्दी बताएगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी मतलब जो नॉलेज उसका होगा वो रिलीज करेगा, ये कहने का मतलब। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाता है तो वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इस बात को याद रखें, मैं इसको नोट करवा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। लोअर ऑर्बिट टू
हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, क्या होगा? एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब। हाँ हाँ बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। हायर से लोअर आएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो, अगर कोई मैंने क्या बोला कि लोअर टू हायर जाएगा तो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, हायर टू लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहां पे एन, मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है n इक्वल टू 2 से 1 पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है अगर सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे होता है तो n1 की वैल्यू आप क्या लोगे? n1 की वैल्यू क्या लोगे? 1। और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रॉन 1 पे कहां से आ सकते हैं बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकते हैं? सेकेंड से आ सकते हैं, थर्ड से आ सकते हैं, फोर्थ से आ सकते हैं और फिफ्थ पे आ सकते हैं। उन्होंने ये बताया था कि ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 2 से भी आ सकते हैं, n इक्वल टू 3 से भी आ सकते हैं, n इक्वल टू 4 से आ सकते हैं, n इक्वल टू 5 से आ सकते हैं। अगर कभी भी आप लाइमन सीरीज, अगर वो बोले लाइमन सीरीज के लिए n की वैल्यू कितनी होगी तो आप कितना बताओगे? 1। और n2 की वैल्यू क्या बताओगे? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर वाले किसी में ऑर्बिट में से भी आ सकते हैं। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्राउंड स्टेट पे आ सकते हैं, इसलिए मैंने सभी एरो को रिविजन किया है। तो यहां पर अगर लाइमन सीरीज बोला जाए तो n इक्वल टू 1, बामर बोला जाए तो n इक्वल टू 2, पास्चन बोला जाए तो n इक्वल टू 3। अच्छा 3 पे कहां से आ सकते हैं बताओ जरा? देखो अगर मैं सेकंड में बात करूं तो क्या होगा? सेकंड पे कहां से आ सकता है? 3 से आ सकता है। और कहां से आ सकता है बताओ जरा? 4 से आ सकता है। और कहां से? 5 से। तो यहां पर बामर सीरीज के लिए क्या होगा? n1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 बामर सीरीज के लिए। जब वो बोलेगा बामर सीरीज तो n1 की वैल्यू कितनी? 2। और n2 की वैल्यू कितनी? 3, 4, 5। जब वो कहे कि पास्चन सीरीज तो n1 की वैल्यू कितनी? 3। और n2 की वैल्यू कितनी? 4, 5 ऊपर वाले। तो यहां पर क्या होगा? हाँ कुछ बोलना है? तो यहां पर क्या होगा? अगर मैं यहां पर इस सीरीज की बात करता हूं, ये 2 की बात कर रहे थे हम लोग, अब उसके बाद ये थर्ड हो जाएगा। पहले आप इसको रिवीजन जो मैंने किया इसको नोट करिए, फिर मैं लिखवा रहा हूं कैसे कैसे क्या बोलते हैं। नोट करिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट। हाँ ड्रॉ करना है पूरा। यहां पर देखिए मैंने बोला था कि यहां पर रेडिएशन को जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन 5 साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया था। यहां पर ये ग्राउंड स्टेट है n इक्वल टू 1,
n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है कभी भी फर्स्ट ऑर्बिट पे, वो सेकेंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है और फिफ्थ से भी आ सकता है। तो मैंने ये बोला कि अगर वो लाइमन सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इस सीरीज में क्या होगा, n1 की वैल्यू क्या होगी 1 और n2 की वैल्यू क्या हो सकती है 2, 3 एंड सो ऑन हो सकता है। मतलब कहीं से भी रेस आ सकती है n इक्वल टू 1 पे। अगर हम लोग सेकेंड की बात करते हैं n इक्वल टू 2, तो यहाँ पर जो लाइन है वो कहाँ से आ सकती है, थर्ड से भी आ सकती है, फोर्थ से भी आ सकती है एंड फिफ्थ से भी आ सकती है। तो यहाँ पर इसके लिए कौन सी होगा, बामर के लिए क्या होगा n इक्वल टू 2। अगर हम लोग पार्शन की बात करते हैं तो पार्शन के लिए कितना होगा n इक्वल टू, क्या था, तो उसमें क्या बता रही थी, ठीक है। अब उसके बाद देखो n इक्वल टू 3, मतलब n1 की वैल्यू क्या होगी 3, n2 क्या होगा 4, 5, ठीक है। 4 पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या होगा n इक्वल टू 1 और n2 क्या होगा 4 नहीं होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है 5, 6, 7, ठीक है, ये हमने बताया आपको। और कभी भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी ऑब्जॉर्व होती है, और हायर टू लोअर आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनर्जी क्या क्या होती है, सारे ऑर्बिट्स की एनर्जी कैसे हम निकालते हैं, किस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है बताएंगे अभी, और रेडियस कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको आगे चलूं, हटा दो उसको। अगर देखो लाइमन सीरीज की बात करें, लाइमन सीरीज, लाइमन बामर पार्शन ब्रैकेट और पी फंड, ये क्या है, सीरीज है। इसके लिए n1 और n2, ठीक है। उसका रेडिएशन कैसा होगा, अब इसको ध्यान से देखो, n1 इक्वल टू 1, ये क्या होगा, देखो n1 की वैल्यू कितनी 1 और n2 क्या होगा 2, 3, ठीक है। अगर बामर की सीरीज की बात करेंगे तो n1 वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और ये कितना हो जाएगा 3, 4, ठीक है। यहां पे अगर हम लोग 3 की बात करें तो 4 एंड 5, 4, ये 5, 6 एंड सो ऑन। यहां पर क्या होगा 5, 6 एंड 7, ठीक है। ये क्या होता है अल्ट्रा वायलेट, अगर लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो क्या होता है अल्ट्रा वायलेट। यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है वेव नंबर का, देखो आगे चले, ठीक है आगे चलते हैं। यहां पर एक फॉर्मूला आता है वेव नंबर का, बहुत ध्यान से देखना, ये होता है 109,677 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझाना है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन थे
चलो फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में आया था ना, लास्ट लेक्चर में आया था ना। लास्ट लेक्चर में मुझे याद है तुम आए थे। कल की बात नहीं हो रही है, कल मेरा लेक्चर हुआ ही नहीं था। सैटरडे को क्लास नीचे हुई थी ना, लेक्चर नीचे हुआ था। तुमने पूछा था कि मेरा बर्थडे कब आता है, याद है तुमको? बोलो। तुमने पूछा था कि कब आता, मैंने बोला था कि उस दिन किसी महान क्रांतिकारी का भी जन्मदिन है। किसने बोला भी था? और तुमने बोला था कि मैं आपके बर्थडे के दिन केक लेके आऊंगा। ध्यान दो कि गुमराह नहीं कर सकते, खासकर साइंस के टीचर को। सारी बातें याद रहती है, किसने क्या बोला था, एक सिंगल स्टेटमेंट भी याद रहता है मुझे। क्या क्या मैं बोला हूं क्लास से, वो सारी बातें याद रहती है। सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल वर्ड, जो कुछ मैंने बोला है वो सब याद रहता है। आपका डाउट भी याद है। आपने बोला था वो क्वेश्चंस है चैप्टर के, करवा दूंगा, उसको करवाऊंगा। जब भी आप बात करें तो आप समझ के चलें कि आपसे कुछ पूछा रहेगा और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं वेव नंबर की। तो वेव नंबर क्या होता है? कभी भी अगर आपको इन लाइंस के फॉर्म में 109677 को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ये किसकी वैल्यू है? आरएच की वैल्यू। आरएच इक्वल टू क्या होता है? 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। N1 क्या है? N1 क्या है? ग्राउंड स्टेट, या फिर वो ऑर्बिट जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? किसी हायर ऑर्बिट से आ रहा है। ठीक है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, ए एंड बी, दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और वो एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने कंबाइन किया तो NO बनाया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। N2O बनाया, नाइट्रस ऑक्साइड। NO2 बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O5 भी बना सकता है, नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट वही है, एलिमेंट दो है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। और उसमें क्या किया जाए कि पहले वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास का जो वेट का रेशियो है, अगर वो सब में सेम रखा जाए तो सेकेंड वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट का रेशियो होता है वो एक सिंपल होल नंबर में आता है। यही है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहला चैप्टर है और उसके बाद सोचो, ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाए लोग, बातें कर रहे हैं। ये हो गया, नोट कर लिया। एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। व्हाट इज द वेवलेंथ? लिखो जरा, व्हाट इज द वेवलेंथ? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। व्हाट इज द वेवलेंथ of the photon? What is the wavelength of the photon? What is the wavelength of photon emitted? PHOTON, photon, TON. What is the wavelength of the photon emitted during the, नहीं ऐसा मत करना, emitted during the transition from the orbit of
orbit of n is equal to 5 to n is equal to 5 to that of n is equal to 2, n is equal to 5 to that of n is equal to 2 in hydrogen atom, इन हाइड्रोजन एटम। तो हमने आपको बताया था कि न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा होता है, रिलेशन बताया गया आपको। तो अगर न्यू बार आ जाए तो लेमडा आ सकता है। यहां पर देखिए, अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो कैसे होगा। अभी हमने क्या फाइंड किया, हेलो यहां पर देखो, अगर हम लोग बात करें न्यू बार का, हमको देखो वेवलेंथ फाइंड करना है। दोबारा बात किया तो अभी बार करूंगा क्लास। अगर मैं न्यू बार की बात करता हूं तो यहां पर क्या होगा 109,677 एंड ये क्या होगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। देखो फाइनल ऑर्बिट क्या है n इक्वल टू 5 और इनिशियल ऑर्बिट क्या, मतलब 5 से वो आ रहा है 2 में। इसका मतलब क्या हुआ n1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और n2 की वैल्यू क्या होगी 5 से आ रहा है ना, तो n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ये क्या होगा 109 n1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हम लोग बात करें यहां पे 109, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 25। ये कितना होगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 माइनस 1/25। देखो यहाँ पे 25 माइनस ये हो जाएगा 21/100, ठीक है 21/100। तो यहाँ पर हो गया अब इसको मल्टीप्लाई करो जरा, मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बताओ फटाफट। इतना नहीं आ रहा है, हाँ 23032.17 23032.17। अब जब हमको न्यू बार फाइंड हो गया तो हम लोग यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है रिलेशन, अगर हम लोग बात करेंगे न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन क्या होता है लेमडा, तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू लेमडा हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन न्यू बार लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 23032 हाथ से। अब ये क्या होगा 23032 4.35 आ रहा है इंटू 10 के पावर -5। हाँ इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, हाँ डिवाइड करने पे। अगर इसको हम लोग क्या करें, हाँ वो तो सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करें, ये पॉइंट को अगर इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4। देखो हाँ तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर मीटर में करोगे तो आपको आंसर जो दे रखा है वो यहाँ पर नैनोमीटर में दे रखा है। तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर था, तो इसको सेंटीमीटर इनवर्स था, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको मीटर में चेंज करोगे कितना आएगा, देखो 4.35 इंटू 10 के पावर -5 और इंटू हो जाएगा 10 के पावर 7, ये नैनोमीटर होगा। अरे भाई मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 10 के पावर -7 होगा ना। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर, हाँ एक सेकंड रुको भाई जरा, -7 और मीटर। अगर इसको हम लोग मीटर को उधर ले जाएंगे नैनोमीटर में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मीटर से नैनोमीटर, यहाँ पर कितना होगा 10 के पावर माइनस, अच्छा सेंटीमीटर हुआ ना, सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 के पावर 7 मीटर। तो ये भी कितना होगा 4.35 और इंटू कितना हो जाएगा 10 के पावर 2। 100 से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट हट जाएगा। आप बोल रहे हो कि डिवाइड कैसे करेंगे, ये पॉइंट अगर हम लोग इधर लेफ्ट ले जाएं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक। तो ये हो जाएगा 2.3032 इंटू 10 के पावर माइनस इंटू 10 के पावर 4 हम लोग लिख सकते हैं ना। और उसके बाद यहाँ पर, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, अब यहां पर क्या होगा, ये पॉइंट हटेगा 2303217 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसे डिवाइड करोगे तो बहुत आसान से 4.35 आएगा, ठीक है। जब कोई भी डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो और नॉमिनेटर में छोटी वैल्यू हो, तो आप किसी बड़ी वैल्यू से ऊपर मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, फिर उसको आप डिवाइड कर सकते हो आसानी के साथ। आप 1000 से मल्टीप्लाई करो या फिर किसी और बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिससे ये डिविजिबल हो, ठीक है, तो वहां से हो सकता है। हाँ, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है, जैसे मान लो अगर बोर मॉडल के पोस्टुलेट्स की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर हम लोग पोस्टुलेट्स की बात करेंगे, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, जब रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो फेल हो गया, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो उसके बाद नील्स बोर आते हैं बताने के लिए। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका रेडियस और एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है जिस ऑर्बिट में, उसको हम लोग स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं, शेल बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। फिर से सुनो, नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। वहां पर क्या बताया था रदरफोर्ड ने, उन्होंने बताया था कि, उन्होंने बोला था कि ये एनर्जी को एक्सप्लेन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन्स को भी, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको भी एक्सप्लेन नहीं करता। मतलब उन्होंने नहीं बताया था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जहां मूव करेगा उसको हम लोग ऑर्बिट बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं, या एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं। ऑर्बिट बोल सकते हैं, एनर्जी स्टेट बोल सकते हैं, या स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं। और वो कई टाइप के सर्कुलर पाथ में हम लोग वो मूव कर सकता है, ये बताया था बोर ने, नील्स बोर ने। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो कभी चेंज नहीं होती। इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, मतलब एनर्जी हमेशा फिक्स रहेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी अगर हायर टू लोअर आ रहा है तो वो रिलीज करता है, और अगर लोअर ऑर्बिट टू हायर जा रहा है तो एब्जॉर्ब करता है। दो बातें हो गई, ठीक है। पहली बात कौन सी, कि इलेक्ट्रॉन जहां पर मूव करेगा उसको ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी स्टेट बोलेंगे, और ये कई टाइप के सर्कुलर पाथ की तरफ वो मूव कर सकता है, ये नील्स बोर ने बताया था। दूसरी बात
कि वहां पर टाइम के साथ उसकी एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होती, एनर्जी फिक्स्ड होती है। ठीक है, एनर्जी और रेडियस दोनों। थर्ड उन्होंने क्या बोला कि यहां पर एनर्जी का जो डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, यहां पर एक फॉर्मूला दे रखा है न्यू का, अगर हम लोग बात करें तो डेल्टा ई अपॉन एच। डेल्टा ई क्या है? चेंज इन एनर्जी। डेल्टा ई का मतलब चेंज इन एनर्जी। एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। याद रखना इसको। अगर प्लैंक कांस्टेंट पूछा रहा है कि वैल्यू कितनी होती है, तो 6.626 इंटू 10 के पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है। तो अगर कभी भी एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग इस तरह से फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है किसी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट या कोई भी ऑर्बिट में, तो उसका एक फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है तो वो H अपॉन 2 पाई का मल्टीपल इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल। अरे भाई जैसे मान लो आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हो तो 1 2 3 4 5 उसके बीच में कहीं आप पैर रखते हो क्या? नहीं, फर्स्ट के बाद सेकंड ही आएगा, सेकंड के बाद थर्ड आएगा, थर्ड के बाद 4 आएगा। तो इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यही है, n इक्वल टू 1 2 3 4। मतलब जब भी होगा वो एक h अपॉन 2 पाई का फिक्स्ड इंटीग्रल मल्टीप्लाई होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो आप, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में, तो वो एक फिक्स्ड स्टेट पे ही जाएगा। n1 कहीं 2.5 दिख रहा है आपको? कहीं 3.5 दिख रहा है क्या? नहीं, 2 3 4 मतलब एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, कहने का मतलब है। तो उस पर ये मूव करता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4। अगर फर्स्ट ऑर्बिटल लेना है तो n इक्वल टू कितना होगा? 1। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई, तो n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी जंप करेगा वो एक फिक्स्ड इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ये कहने का मतलब था। और एंगुलर मोमेंटम क्या बताया? MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो 4 तरीके के पोस्टुलेट्स बताए गए। पहला क्या बताया गया? उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जहां मूव करेगा उसको हम लोग ऑर्बिट, एनर्जी स्टेट्स, नींद आ रही है ना? नींद आ रही है ना? मुंह धुल के आओ, जाओ। आप सो रहे हो? आंख में धूल क्यों झोंक रहे हो? मैंने देखा आप सो रहे थे, ऐसे कर रहे थे। अच्छा, अगर कोई चीज़ हम किसी को मतलब देख लें और वो बोले कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था। पोस्टुलेट्स का मतलब ये था, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताए थे उसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं। ठीक है, झूठ मत बोलना।
अगर झूठ नहीं बोलोगे तो बहुत आगे जाओगे। जो इंसान झूठ बोलता है वो समझ लो कि कभी भी अपने साथ ही लॉयल नहीं हो सकता, वो दूसरों के साथ क्या रहेगा। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को डाउन कर रहे हो, आप अपनी कमियों को नहीं दिखाओगे। किसी ने आपको पकड़ा, आपने झूठ बोल दिया, नहीं सर ऐसा नहीं था, आपने अपने आप को और डाउन किया। आप कभी भी और बहुत ज्यादा कुछ सीख नहीं पाओगे। ये बोलना सीखो, हाँ सर था ऐसा। h/2 ये प्लैंक कांस्टेंट फिक्स वैल्यू हो, जैसे कांस्टेंट होता है, प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था इसकी वैल्यू को, ये फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अरे जैसे गैस कांस्टेंट कितना होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, वैसे प्लैंक कांस्टेंट है। नोट करना जरा, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थियरी। नोट करना जरा, द इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट क्या हुआ, अभी मैं इसको नोट करवा रहा हूं ना, पहले आप नंबर वाइज नोट करो ना, मैं समझा रहा था इसको, मैं नोट करवा रहा हूं उसको। पहला पॉइंट, फर्स्ट, द इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन in the hydrogen atom, electron in the hydrogen atom, electron in the hydrogen atom can move around the nucleus, can move around the nucleus, can move around the nucleus. In one of the एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान देना। In one of the many possible circular paths of fixed radius, circular path of fixed radius and energy, fixed radius and energy, fixed radius and energy. These paths are called, ठीक है, these paths are called ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट, ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट, और एनर्जी स्टेट्स, ऑर्बिट, स्टेशनरी स्टेट, हाँ वही है, और एनर्जी स्टेट। अच्छा एक बात ध्यान देना, मेरी बात सुनो ध्यान से, अभी मैं आपको समझा रहा हूं उसका मतलब क्या है, मतलब कैसे कैसे एनर्जी निकालते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, बट आप अभी समझो कि अगर हम लोग न्यूक्लियस से दूर जाते, रेजिस्टेंस अगर बढ़ा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो वहां पर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, मतलब न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है, इंक्रीजेस एनर्जी, न्यूक्लियस के जितना पास आप रहोगे आपकी एनर्जी उतनी कम रहेगी।
जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, मतलब डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, उस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी जो होगी वो, मतलब इसका जो एक फोर्स है, इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो धीरे धीरे कम होता रहेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो यहां पर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। न्यूक्लियस के सबसे पास में जो ऑर्बिट है, न्यूक्लियस के सबसे पास वाला ऑर्बिट यहां पे, इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। सपोज दैट कोई स्टूडेंट है, वो किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसा हुआ है, मान लो कोई कुछ डिस्ट्रैक्शन है उसको, वो उसमें फंसा हुआ, उसको पढ़ाई भी करनी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ तैयार करना है, कुछ एम होगा, कुछ सपना होगा, उसको पूरा करना होगा, एक तरफ उसको भी मेंटेन करना है, एक तरफ कुछ डिस्ट्रैक्शन है उसको भी देखना है, मतलब थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। अब वो मैनेज कैसे हो पा रहा है, बहुत मुश्किल से होता है मैनेज। तो कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हम डिस्ट्रैक्शन के पास में रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस के पास में रहते हैं, उतना ज्यादा एनर्जी हमारी कम रहती है, मतलब उतना ज्यादा हम मूव नहीं कर सकते, उतना अच्छा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे जैसे हम इससे दूर जाते हैं वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या होती है, बढ़ने लगती है। जब डिस्ट्रैक्शन से आप दूर जाओगे तो आप अच्छा कर पाते हो। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप जितना ज्यादा क्लोज रहोगे न्यूक्लियस के, मैंने आपको समझाया एज ए डिस्ट्रैक्शन, न्यूक्लियस का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो डिस्ट्रैक्शन हो सकता है कि सपोर्ट ही हो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं, तो एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के सबसे पास में रहता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया पोस्टुलेट्स, पहला हुआ। क्या नोट किया आपने, एक लाइन और नोट करो, जो भी लिखा आपने एक लाइन और नोट करो। क्या हुआ, हाँ तो वही बोल रहा हूं, वही है। These orbits are arranged concentrically, लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, concentrically around the nucleus, in an increasing order of energy, in an increasing order of energy, हाँ वही बोल रहा है कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस अगर बढ़ती जाएगी तो जो ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम रहेगी। ये कहने का मतलब है। कितनी एनर्जी होती है मैं भी बता रहा हूं कुछ टाइम बाद, ठीक है। सेकेंड नोट करो, सेकेंड पोस्टुलेट्स, ये फर्स्ट था, ये क्या था, अरे भाई यही बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जहां पर मूव करेगा उसके मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ होंगे। पहले मतलब क्या, बोलो जरा। ये पहला ही है, ये फर्स्ट है, हाँ
Second, the energy of an electron. Second point, the energy of an electron. The energy of an electron in the orbit. The energy of an electron in the orbit does not change. The energy of an electron, कब से तो बोल रहा हूं, 3 बार हो गया. The energy of an electron in the orbit does not change. ये क्या है? क्या? उसकी यूजेस क्या है? The energy of an electron in the orbit does not change with time. Does not change with time. अब आपको ये मैंने आपको बताया ही था कि अगर लोअर एनर्जी टू लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जाता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. ये मैं आपको लिखवा चुका हूं एक बार, इसको नोट नहीं करना है, ठीक है, बट ये भी इस पॉइंट में है, ठीक है, याद रखना. और हायर टू लोअर जाएगा तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. सेकेंड में एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज वाला जो पॉइंट था वो मैं लिखवा चुका हूं, आपको याद रहेगा. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड. The frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary state. अच्छा, मैंने क्या बोला था आपको याद होगा, ये फॉर्मूला, ये वाला, न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच. डेल्टा ई का मतलब E2 माइनस E1. डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, न्यू इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच. रुको जरा, और ये क्या होगा, E2 माइनस E1 अपॉन क्या हो जाएगा, H. ये नोट करो. अच्छा, E1 और E2 क्या है, E1 एंड E2, E1 एंड E2. नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले. कोई बोलेगा नहीं, कोई हेल्प नहीं करेगा. नंबर ऑफ मोल्स के तीनों फॉर्मूले बोलिए. मास अपॉन वेट, कितना होता है एवोगैड्रो, एक और है ना, रिजल्ट्स ऑफ बोर थ्योरी. देखो, सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, स्टूडेंट्स प्लीज साइलेंट. देखो, अगर हम लोग फर्स्ट
की बात करेंगे यहाँ पे, रिजल्ट्स ऑफ बोर थ्योरी की बात करते हैं। यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3, ये जो स्टेशनरी स्टेट आपने देखा अभी, या एनर्जी स्टेट जो भी देखा आपने, एनर्जी स्टेट, ये जो n की वैल्यू है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। हेलो, अभी ब्रेक खत्म हो चुका है। यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब उसके बाद मतलब उन्होंने ये बोला कि भाई जो n की वैल्यू आप देख रहे हो 1 2 3, ये जो n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ शेल या एनर्जी स्टेट्स, ये जो n की वैल्यू है, इस n की वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि यहां पर इसका जो रेडियस होता है, मतलब हर एक ऑर्बिट का एक रेडियस होता है, और उस रेडियस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एन इक्वल टू ए स्क्वायर आर नॉट, एन स्क्वायर, अच्छा एन स्क्वायर था, ए नॉट, एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर ए नॉट। आर क्या है? रेडियस। ये एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। जैसे मान लो अगर R1 की वैल्यू से निकालना है, R1, तो यहां पर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू 1 रखोगे R1, और ये क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और a नॉट, तो R1 हो जाएगा a नॉट। और यहां पर a नॉट की वैल्यू भी आपको दे रखी है। a नॉट की वैल्यू क्या है? 52.9 पिकोमीटर। pm का मतलब पिकोमीटर। एनो ए नॉट, ये बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर 52.9 होता है ए नॉट की वैल्यू, ठीक है। और देखो, अगर फर्स्ट एनर्जी स्टेट की वैल्यू पूछी जाए आपसे, तो वो होती है 52.9। इसको बोर रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, नील्स बोर के नाम पे पड़ा हुआ है, बोर्स रेडियस। अगर बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट की आपको रेडियस बतानी है, तो कितना होगा? 52.9 पिकोमीटर। कितना होता है? 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। आप इसको नोट करिए। अब देखो, यहां पर अगर हम लोग, ये तो रेडियस की बात कर रहे थे कि जो भी ऑर्बिट की रेडियस आपको फाइंड करनी है, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। ये समझ लो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, मतलब अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी फाइंड करनी है तो एन इक्वल टू 1, सेकेंड की फाइंड करनी है एन इक्वल टू 2, थर्ड की फाइंड करनी है एन इक्वल टू 3। तो जैसे अगर फर्स्ट फाइंड करना था तो हमने R1 लिखा, Rn था तो R1 हो गया 1 का स्क्वायर ए नॉट। ए नॉट की वैल्यू होती है 52.9 पिकोमीटर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपको बोला जाए कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, तो होता है 52.9। इसको बोर रेडियस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि नील्स बोर ने इसको बताया था। अब उसके बाद अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी को हम लोग कैसे बताएंगे? देखो, अगर हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे जूल में रखते हैं,
तो एनर्जी जो होता है ना, En का जो फॉर्मूला होता है ये होता है -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल। क्या हुआ? -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल। ये रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। रिडबर्ग कांस्टेंट मतलब RH की वैल्यू होती है। और हम लोग एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं? अगर हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, अगर हम लोग एनर्जी की बात करते हैं तो यहां पर एनर्जी क्या होता है? -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल इंटू Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर, Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। ये एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला है। जैसे अच्छा, इन्होंने हाइड्रोजन के लिए बताया था। ये जो एनर्जी का ऑर्डर है ये हम लोग किसके लिए बताते हैं? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए। किसके लिए? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब ऐसे स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर 1 होना चाहिए, हाइड्रोजन लाइक के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। भाई हाइड्रोजन का ही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, स्पेक्ट्रम वगैरह। हाइड्रोजन के बारे में बताया था, तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। अच्छा, क्या हो जाएगा अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करेंगे? अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है, बहुत ध्यान से देखना, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है तो यहां पर क्या हो जाएगा? -2.18 इंटू 10 के पावर -18 इंटू 1 का स्क्वायर होगा ना, 1 का स्क्वायर, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है Z और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो यहां पर E1 कितना होगा? ये तो पूरा 1 ही हो जाएगा ना, तो यहां पर E1 कितना हो जाएगा? -2.18 इंटू 10 के पावर -18 जूल। अगर पहले ऑर्बिट की एनर्जी आपसे पूछी जाए कि पहले ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना हो, मेरी बात ध्यान सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना हो तो होता है -13.6। कितना होता है? -13.6। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस बात को याद रखना, ये हम लोग जूल में बता रहे हैं। अगर मुझे सेकेंड ऑर्बिट में बताना हो, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट का था, अगर मुझे E2 के लिए बताना हो, E2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? -2.18 इंटू कितना होगा? 10 के पावर -18 इंटू Z स्क्वायर, तो हाइड्रोजन का Z तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई। N का मतलब कितना? 2 होगा सेकेंड ऑर्बिट के लिए, N इक्वल टू 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो -2.18 इंटू 10 के पावर -18 और अपॉन कितना होगा? 4। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये 0.54 आएगा, -0.54 इंटू कितना हो जाएगा? 10 के पावर -18 जूल हो जाएगा। ये सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी। अगर मुझे थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है, अगर मुझे थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी बतानी है तो क्या हो जाएगा? इसको हटा ही देता हूं। अगर मुझे बताना है थर्ड ऑर्बिट की, E3 कितना हो जाएगा?
-2.18 इंटू 10 के पावर -18 और इंटू 1 का स्क्वायर। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर होगा थर्ड ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कितना होगा E3 की वैल्यू कितना हो जाएगा क्या हुआ -2.18 इंटू 10 के पावर -18। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अगर 2.18 में हम लोग डिवाइड करेंगे 9 से तो कितना आएगा बताओ। हाँ 0.24 देख लेना। ऐसे ही फोर्थ ऑर्बिट के निकाल बताओ। फोर्थ ऑर्बिट के लिए सभी लोग फोर्थ ऑर्बिट का बताइए। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी सभी लोग ट्राई करो। अच्छा एक बात आप देख रहे हो यहाँ पे जैसे जैसे हम E1, E2, E3, E4, E5 जा रहे हैं क्या वैल्यू माइनस में कम होती जा रही है? माइनस में कम होती जा रही है। हाँ तो माइनस में कम होने का मतलब क्या है? जो वैल्यू माइनस में जितनी ज्यादा वो उतनी कम। अगर कोई नंबर है वो माइनस में बहुत ज्यादा है इसका मतलब बहुत कम है, और माइनस में बहुत कम वैल्यू मतलब बहुत ज्यादा। वही मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जो एनर्जी है वो क्या लगती है बढ़ती है। मतलब न्यूक्लियस के पास वाला जो ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू कितना आया -2.8, E2 में कितना आया -0.454, E3 में कितना है -0.24। आप देख रहे हो माइनस वैल्यू कम होती जा रही है मतलब वैल्यू बढ़ रही है, ये कहने का मतलब। तो एनर्जी बढ़ती है जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं। याद रखना न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट एनर्जी सबसे कम होती है। इस बात को याद रखना, नोट करिए। -13 पॉइंट देखो अगर इसको वोल्ट में लिखना चाहते हो ये हो गया ना, हो गया। देखो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो एक फॉर्मूला और होता है, एक और सुन लो मेरी बात। हेलो अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है तो -13.6 अपॉन n²। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करनी है तो यहां पर क्या हो जाएगा -13.6 अपॉन कितना होगा n² का मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा। अगर मुझे यहां पर E2 का फाइंड करना है तो E2 आप में नहीं दे रखा है बट फिर भी आप जानते रहो, जैसे जूल में दिया है सिर्फ जूल वाला ही दे रखा है और सिर्फ 1-2 बताया हुआ है। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा रहा है तो एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले ऑर्बिट की एनर्जी। ऐसे ये फॉर्मूला हम लोग फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में। तो यहां पर क्या होगा E2 फाइंड करोगे तो -13.6 अपॉन n² मतलब 2 का स्क्वायर सेकेंड के लिए। तो 2 का स्क्वायर आप करोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो ये -3.4 आएगा क्या -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम लोग E3 फाइंड करते हैं तो कितना आएगा बताइए। अगर हमको E3 फाइंड करना है तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर, ये कितना होगा 9। ये कितना होगा 1.8 समथिंग के आसपास आएगा क्या? देखो जरा कितना रहा है 1.5। वैसे ही E4 -13.6 अपॉन कितना हो जाएगा 16/4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ये कितना हो जाएगा -0.34 है क्या या 84 रहेगा?
हाँ सही है, 0.85 रहेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट यहां पर बढ़ रहे हैं 1 2 3 4, वैसे वैसे यहां पर माइनस की वैल्यू कम होती जा रही है। वहां पर माइनस 13.6 था, सेकेंड में माइनस 3.4 हुआ, थर्ड में माइनस 1.5, फोर्थ में माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऑर्बिट बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ रही है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है।